नमस्ते। आप सुन रहे हैं हेजी लव ऑफ माइंड, राइटर संस्कार इंदौरिया। चैप्टर 1, द बिगिनिंग। Hazy love of mine. वो एक तेज सांस के साथ में जागी, मानो वो गिर गई हो और जमीन से कहीं ज्यादा गहरी किसी चीज से टकराई हो। एक पल के लिए वह नहीं हिली। उसका सीना असामान्य रूप से ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी उंगलियां चादर पर ऐसे कस गई कि जैसे मानो अभी भी वो किसी चीज को पकड़े हुए हो जो अभी अभी उसके हाथ से छूट गई हो। उसकी आंखें सामने टिकी रही, लेकिन वह वास्तव में अपने कमरे में नहीं देख रही थी। वह अभी भी उसे देख रही थी। वो आसमान नीला नहीं, बल्कि बैंगनी, अनंत, स्थिर देखता हुआ। उसने एक बार पलक झपकाई, फिर दोबारा। वह दृश्य वापस नहीं आया, लेकिन एहसास वापस आ गया। वह ठहर गया। भारी शांति, बेचैन करने वाला वो एहसास। वह क्या था? वह फुसफुसाई। उसकी आवाज सूखी थी। धीरे धीरे उसने खुद को ऊपर उठाया। उसका सिर भारी लग रहा था और उसकी सांसें अभी भी असामान्य थी। उसने अपने कमरे के चारों ओर देखा, जैसे खुद को वो याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ है। वही दीवारें, वही बिस्तर, वही सन्नाटा, सब कुछ सामान्य था, सिवाय उसके, यानी नियति के। उसने अपने पैर बिस्तर के किनारे के नीचे किए और खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही उसके पैरों ने फर्श को छुआ, उसे चक्कर आ गया। उसने तुरंत सहारे के लिए अपने पास की मेज की ओर हाथ बढ़ाया। यह सामान्य नहीं है, वह बुदबुदाई। उसने पानी की बोतल उठाई और जल्दी से पानी पिया। ठंडे पानी ने थोड़ी मदद की, लेकिन काफी नहीं, क्योंकि जो कुछ भी उसने अभी अभी देखा था वह ऐसा नहीं लग रहा था जो खत्म हो गया हो। वह रुक गया था, उसके भीतर कहीं। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ी, जैसे कोई अनदेखी चीज उसे वहां खींच रही हो। उसकी उंगलियां पर्दे तक पहुंची और उसे एक तरफ सरका दिया। सुबह की रोशनी धीरे से अंदर आई। बाहर आसमान नीला था, शांतिपूर्ण, साधारण। वैसा तो बिल्कुल भी नहीं जैसा उसने अभी अभी देखा था। और फिर भी उसकी नजर ऊपर उठ गई, ढलते आसमान में अभी भी दिखाई दे रहे धुंधले तारों की ओर। वह जम गई। एक संक्षिप्त सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे उनमें से कोई एक तारा उसे वापस देख रहा था, उसे बुला रहा था। उसकी सांस गले में ही अटक गई। वह तुरंत पीछे हट गई। नहीं नहीं, उसने खुद को कहा। उसने अपना सिर जोर से हिलाया और जैसे किसी अदृश्य धागे को तोड़ने की कोशिश कर रही हो जिसने उसे लपेट लिया था। इसलिए मैंने वो अपॉइंटमेंट बुक किया था। उसकी आवाज अब दृढ़ थी। सुबह मैं जाऊंगी, मुझे जवाब मिलेंगे और सब खत्म। उसने खुद को सिर हिलाकर सहमति दी, जैसे कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। उसने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वह वापस आ गया। वह झलकियां, वही आसमान, वही स्थिरता, वही अजीब एहसास। जैसे वह उसे अभी देख नहीं रही थी, बल्कि याद कर रही थी, जी रही थी। बहुत बढ़िया, वह बदबदाई, फिर से बैठते हुए। तो अब मैं सो भी नहीं सकती, उसने खुद से कहा। उसकी आंखें कमरे में घूमी और रुक गई। उसकी वीणा। उसने उसे एक पल के लिए देखा, फिर चुपचाप उसने उसे उठाया और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। उसकी उंगलियों ने स्वाभाविक रूप से तारों पर अपनी जगह ढूंढ ली थी। पहला स्वर कोमल था, थोड़ा अनिश्चित। फिर एक और एक और। ध्वनि धीरे धीरे कमरे में फैल गई, गहरी और गूंजती हुई। एक ऐसी शांति समेटे हुए जो शब्द कभी नहीं ला सकते थे। उसकी सांस धीमी हो गई, उसके विचार कोमल हो गए। और एक स्वर और अगले के बीच कहीं वह फिर से नींद में डूब गई। अगले ही पल वह झटके से उठ बैठी। मुझे देर हो गई है, मुझे सच में देर हो गई है। उसके बाद सब कुछ अफरा तफरी में बदल गया। वह वॉशरूम की ओर भागी, समय देखते हुए, अपने दांतों को ब्रश किए हुए। वह वापस दौड़ी और इधर से उधर दौड़ ही रही थी। अपनी अलमारी खोली और निराशा में कपड़ों को घूरने लगी। ये नहीं, ये नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। आज मेरे पास पहनने के लिए कुछ क्यों नहीं है?
उसने पहली जो ढंग की चीज दिखी उसे उठाया और जल्दी से कपड़े बदल बामुश्किल अपने बाल ठीक किए और वो फुर्ती से छोटे काउंटर की तरफ भागी अपने किचन में। जल्दी से एक निवाला खाया और जूस का एक घूंट पिया। ये काफी है, वह अपना बैग उठाते हुए बड़बड़ाई। कुछ ही सेकंड में वह दरवाजे से बाहर थी। सड़कें जीवंत थीं, लोग, शोर, हर जगह हलचल। वह सड़क के किनारे खड़ी हुई और अपना हाथ उठाया। टैक्सी। एक रुकी भी। कृपया जल्दी करें, उसने अंदर बैठते ही कहा। जैसे ही कैब आगे बढ़ी वह सीट के पीछे झुक गई और खुद को स्थिर करने की कोशिश की। उसकी उंगलियां बेचैनी से उसके बैग पर थपकी दे रही थीं। उसकी आंखें बाहर की ओर गई और फिर वही एहसास दोबारा आया, कोमल, धुंधला, लेकिन वो वहां था। उसने तुरंत दूसरी तरफ देखा। नहीं नहीं, अभी नहीं। कैब रुकी। वह बाहर निकली और ऊपर देखा। जगह साधारण थी, शांत, बाहर की अफरा तफरी की तुलना में लगभग बहुत ज्यादा स्थिर। प्रवेश द्वार के पास एक छोटे बोर्ड पर लिखा था, आचार्य वेदांत। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई। तुम्हें देर हो गई है, उन्होंने शांति से कहा। मुझे पता है, उसने बैठते हुए कहा। उन्होंने एक पल के लिए उसका अवलोकन किया, फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? वह हिचकिचाई, सिर्फ एक सेकंड के लिए। फिर वह धीरे से बोली, मुझे चीजें दिखाई देती हैं। सपने? उन्होंने पूछा। नियति ने अपना सिर हिलाया। वह सपने जैसा नहीं लगता है। एक संक्षिप्त सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। अब उन्होंने उसे और अधिक ध्यान से देखा। क्या मुझे अनुमति है? उन्होंने चुपचाप पूछा, गहराई से देखने की। नियति ने उनकी ओर देखा एक पल के लिए, अनिश्चित, फिर सिर हिलाया। हाँ, आपको अनुमति है, आप गहराई से देख सकते हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ बदल गया। बाहर नहीं, उसके भीतर। अंधेरा, स्थिरता, और फिर कुछ शुरू हुआ। एक ऐसा लोक जिसे वह जानती तो थी, उससे परे, छिपा हुआ नहीं, खोया हुआ भी नहीं, बस दुर्गम। उसके ऊपर एक आसमान फैला हुआ था, नीला नहीं बल्कि एक गहरा चमकीला बैंगनी। वहां की रोशनी कठोरता से नहीं गिरती थी, वह कोमलता से ठहरती थी, जैसे उसे पता हो कि उसकी सही जगह कहाँ है। उसने उसे तुरंत महसूस किया। यह पृथ्वी नहीं थी, यह सितारा लोक था। महल जीवित क्रिस्टल की तरह उग रहे थे, भीतर से चमकते हुए। गुंबद आसमान की ओर झुके हुए थे, जैसे भक्ति में हाथ जुड़े हुए हों। वहां सब कुछ प्राचीन लग रहा था, समय में नहीं बल्कि उपस्थिति में। उस लोक में जीव घूम रहे थे, रूप में मानव, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हल्के, अधिक जागरूक, अधिक जुड़े हुए और अजीब तरह से परिचित। दृश्य बदल गया। एक शाही महल, उसके केंद्र में एक राजा खड़ा था, बिना साबित किए शक्तिशाली। उसके बगल में एक रानी खड़ी थी, शालीन, शांत और अपने भीतर एक सन्नाटा समेटे हुए। उनके पास सब कुछ था, एक बच्चे के अलावा सब कुछ। और किसी तरह नियति ने उस सन्नाटे को महसूस किया, उस दर्द को। क्या हमने कुछ गलत किया है? रानी की आवाज गूंजी। नियति के भीतर कुछ खिंच गया। दृश्य उसे और आगे ले गया। एक पवित्र गुंबद। हमने क्या किया था? रानी टूटते हुए फुसफुसाई। और फिर एक दृश्य दिखाई दिया। एक जंगल, जीवंत, एक माँ, उसके बच्चे, सुरक्षित, और फिर विनाश। नियति की सांस कांप गई। नहीं, नियति ने उसे खोते हुए देखा। राजा रानी क्रूर नहीं, लेकिन लापरवाह। जल्दबाजी में, स्वार्थ में उन्होंने एक परिवार का अंत कर दिया था और आगे बढ़ गए, बिना किसी पछतावे के, बिना रुके। एक आवाज सब चीजों में गूंजी, तुमने जीवन से मुंह मोड़ लिया, और इसलिए जीवन ने तुमसे मुंह मोड़ लिया।
वह हिल नहीं सकी। वह अब केवल देख नहीं रही थी, वह उसके भीतर थी। एक और दृश्य आया, एक पवित्र अस्तित्व, दिव्य, निराकार, समझ से परे, जीवन देता हुआ, बार बार और बार बार। एक आवाज बोली, तुम उनकी रक्षा करोगे जो सितारा लोक के शाही वंशावली से हैं, पर अब विलुप्त होते जा रहे हैं। जब तक तुम्हारी देख रेख में ऐरावत के 10 जीवन बड़े न हो जाएं। समय बीता, तेजी से बीता, लेकिन और भारी होकर। उसने उन्हें बदलते देखा, कोमल होते हुए देखा, सीखते हुए। एक जीवन, फिर दूसरा, फिर 10 तक, और इस तरह 10 जीवन बीत रहे थे। और फिर वह वापस आया, वही दिव्य उपस्थिति, लेकिन इस बार एक संक्षिप्त सेकंड के लिए। वह टिमटिमाई, नियति की सांसें रुक गई। यह कुछ और महसूस हुआ, कुछ विशाल, कुछ दिव्य। इससे पहले कि वह इसे समझ पाती, वह चला गया। दृश्य में एक कोमल चमक फैल गई, एक आशीर्वाद दिया गया। महल वापस आ गया था, लेकिन इस बार सन्नाटा चला गया था, कुछ बदल गया था। और फिर एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक बेटी। जैसे ही उसने उसे देखा, नियति के भीतर सब कुछ स्थिर हो गया। बच्ची धीरे से मुस्कुराई, जीवंत, दीप्तिमान। उन्होंने उसका नाम रखा। नियति के होठ थोड़े से खुले और उसका नाम रखा गया आरिका। थोड़े समय के लिए सन्नाटा छा गया। उसके भीतर कुछ बदल गया था, गहरा, प्राचीन, अपरिचित, फिर भी किसी तरह जाना पहचाना। यह मुझे खुद जैसा क्यों महसूस हो रहा है? नियति इन सबको देखते हुए खुद से ही बोली। और फिर अचानक दृश्य बदल गया। एक विशाल परिषद, तनावपूर्ण, भारी। कुछ गलत था, कुछ आ रहा था। नियति ने इसे तुरंत महसूस किया। उसकी सांसें उथली हो गई और फिर उसने सुना 2 नाम एक साथ बोले गए, स्पष्ट, अपरिहार्य, आरिका और विहान। उसका दिल रुक गया। एक पल के लिए सब कुछ जम गया। यही नाम क्यों? साथ में क्यों? विहान कौन था? दृश्य बिखर गया। नियति की आंखें खुलते ही उसकी सांसें फूल गई। कमरा वापस आ गया था, सन्नाटा छा गया था। उसकी सांस तेज, अस्थिर। उसने चारों ओर देखा, किसी वास्तविक चीज को पकड़ने की कोशिश करते हुए। वह क्या था? उसकी आवाज कांप रही थी, उसका दिमाग दौड़ रहा था। आरिका, उसने धीरे से घूंट भरा, फिर एक ठहराव, फिर उसके विचार एक नाम पर जम गए। आरिका मैं हूं तो फिर वो विहान कौन है? और देखते ही देखते जिन जवाबों की तलाश में वह आई थी, वह और भी गहरे सवालों में बदल गए थे। अभी आप सुन रहे थे हेजी लव ऑफ माइन का पहला अध्याय। आखिर कौन था विहान? और नियति के इन उलझे सवालों के जवाब उसे कब मिलेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए हेजी लव ऑफ माइन। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। We met, we lost, we loved.